नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूटन के गति के तीनों नियम। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने स्थापित किया था। गति के यह नियम हमें बताते हैं कि जब कोई वस्तु विश्राम या गति अवस्था में होती है और उस पर कोई बाहरी बल कार्य करता है तो वस्तु किस अवस्था में होगी, उस पर कितना बल कार्य कर रहा है तथा प्रतिक्रिया कैसी होगी। न्यूटन के ये जो नियम है, इसमें प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम, द्वितीय को संवेग का नियम, तृतीय को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम यह बताता है कि जब तक कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर नहीं लगता है तब तक वस्तु उसी अवस्था में रहती है, या तो विराम अवस्था में या गति अवस्था में, जिस अवस्था में वो पहले थी। इस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। वह कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु के विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन होता है बल कहलाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व एक वस्तु की प्रवृत्ति है जिसके कारण वस्तु अपने मूल अवस्था या एक समान गति अवस्था में बनी रहती है। यह दो प्रकार की होती है, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। विराम जड़त्व को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब ट्रेन अचानक आगे बढ़ जाती है तो यात्री जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसे हम विराम जड़त्व कहते हैं, क्योंकि पहले दोनों ही चीज़ें रुकी हुई थी, तो या उसमें बैठा हुआ यात्री भी रुका हुआ था और जैसे ही ट्रेन अचानक से आगे बढ़ती है तो यात्री जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसी तरीके से गति जड़त्व का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब लंबी छलांग लगाने से पहले एक एथलीट जो है थोड़ी दूर तक दौड़ता है, उसके दौड़ने से क्या होता है कि वो गति में आ जाता है, और जब वो दौड़ना छोड़ भी देता है और जब उछलता है तो उस वक्त जो है उसकी बॉडी जो है, उसका शरीर जो है वो किस में आ जाता है, गति में आ जाता है। तो ये है न्यूटन का पहला नियम। दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। इसे इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि क्रिकेट में फील्डर बॉल को कैच करता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर करता है। यदि नहीं करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर बॉल फोर्स या बल लगाने वाली चीज़ है और अपने दोनों हाथ वे जिन पर बल लगाया जाना है, वे चीज़ है जिन पर बल लगाया जाना है। तब बल या एफ जो है अपने हाथों पर लगेगा। वो किन पर डिपेंड होगा? पहला मास यानी गेंद के द्रव्यमान पर, मतलब अगर गेंद का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा और अपने हाथों पर भी बल ज़्यादा पड़ेगा, और अगर कम द्रव्यमान की गेंद होगी तो बल भी कम लगेगा। दूसरा है त्वरण, दूसरा क्या है हमारा त्वरण, कि जो कम होगा तो बल भी कम होगा और ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा होगा। अब गेंद को कैच जब हम ले रहे हैं तो फील्डर को कुछ ऐसा करना है कि उसके हाथों पर बल जो है वो कम लगे। इसके लिए वो दो काम कर सकता है। पहला, गेंद को छोटी करके उसका द्रव्यमान कम कर दें, जो कि मुमकिन ही नहीं है, और दूसरा है कि त्वरण को कम कर दें। यदि हम टाइम को बढ़ा दें तो त्वरण कम हो जाएगा। इसलिए फील्डर जो है गेंद को हाथ में लेकर गेंद की स्पीड से अपने हाथों को पीछे करता है, जिससे समय बढ़ जाता है, उसके हाथों को चोट नहीं लगती है। तो ये है दूसरा नियम। आगे देखते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उसी परिमाण से बराबर बल लगाती है। यहाँ पर हमारे द्वारा लगाया गया जो बल है वो क्रिया बल कहलाता है, और वस्तु द्वारा हमारे ऊपर लगाया हुआ बल जो है वो प्रतिक्रिया बल कहलाता है। इस नियम में आगे बताए जा रहे हैं दो बिंदुओं का हमको हमेशा ध्यान रखना है। पहला, कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा एक साथ तथा एक ही समय पर एक दूसरे पर क्रियाशील होंगे, ठीक है। और दूसरा यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा जोड़े के साथ उत्पन्न होते हैं। ये एक अकेला बल कभी भी क्रियाशील नहीं होता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, जिसके कारण वह दोनों बल बराबर और विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त नहीं करते हैं। और ये दोनों बल जो हैं बराबर होते हैं परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। इसको एक उदाहरण
से समझ सकते हैं, जैसे कि रॉकेट को उड़ाने के लिए उसमें उत्पन्न होने वाली ज्वलनशील गैसें तीव्र वेग से बाहर निकलती हैं, जो कि एक क्रिया बल पैदा करती हैं। अब जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट आगे को गति करता है। तो ये हो जाता है कि तीसरा नियम, जिसमें प्रत्येक क्रिया के लिए उसका प्रतिक्रिया बल लगता है। अब दोस्तों, तो ये तो थे न्यूटन के 3 नियम। अब आपको इसे याद रखने का एक आसान तरीका बताते हैं। आपको इतना सा सेंटेंस याद रखना है, जड़ से क्रिया। जड़ का मतलब होता है जड़त्व का नियम, से मतलब हुआ संवेग का नियम, क्रिया से मतलब हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल। धन्यवाद दोस्तों।